गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आज आरसीईपी टॉपिक को कवर करेंगे, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यहाँ पे मैंने कुछ साइनॉप्सिस आपके लिए बना दिया है कि देख ही लेते हैं कि पर्पस क्या है इसका, बैंकॉक समिट में क्या हुआ था, भारत की चिंताएं क्या क्या हैं। यहाँ कई सारी चिंताएं हैं कि भारत क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहता, और अगर भारत ज्वाइन करता है तो उसके क्या फायदे होंगे, और भारत के लिए क्या उन्होंने ऑफर दिया हुआ है, और क्यों भारत उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे का रास्ता भारत के लिए क्या होना चाहिए। एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा। जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स होते हैं आरसीईपी से रिलेटेड, आप उसको इस नोट्स में कवर करेंगे। बाकी एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको दे देगा, जिससे आपका एक आंसर बन जाएगा। देखिए, बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आप लोग प्लीज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप रीजन ये है कि देखिए, YouTube पे वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब इट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क। और आपको मैं चाह रहा था कि कुछ मटेरियल्स जो है वो टेलीग्राम के माध्यम से ही, ऑडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, देखिए जितना मेहनत लगता है ना इसको बनाने में, उससे ज़्यादा मेहनत उसको अपलोड वगैरह करने में लग जाता है और रिकॉर्ड करने में लग जाता है। तो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको बहुत सारी पीडीएफ फाइल्स भी मिल जाएंगी और ऑडियो लेक्चर्स भी मैं वहां प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पर्पस क्या है इसका पर्पस है कि एक कॉमन इंटीग्रेटेड मार्केट अवेलेबल हो जाए। सारे देशों का एक कॉमन मार्केट होगा, एक दूसरे देश में आराम से व्यापार हो सकेगा, ट्रेड हो सकेगा, निवेश इन्वेस्टमेंट आसानी से हो सकेगी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, और अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई झगड़ा होता है, विवाद होता है, तो उसका भी इसमें सोल्यूशन है। और कहा जाता है कि आरसीईपी के जो देश है ना, 16 के 16 देश अगर भारत को भी इंक्लूड कर ले तो 50% आबादी है पूरे विश्व की 30% जीडीपी और 25% निर्यात यानी एक्सपोर्ट। तो ये आप जरूर इंट्रोडक्टरी लाइन में लिख देंगे, या फिर आप बैंकॉक समिट से भी शुरू कर सकते हैं, जो कॉन्टेक्स्ट के रूप में बना करके, या आगे भी एक कॉन्टेक्स्ट है उसको भी बना सकते हैं, जो आपका मन करे आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ ना कि इंडिया ने कह दिया कि हम ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और इंडिया ने कहा कि हमारी कुछ आउटस्टैंडिंग इशूज हैं और वो जब तक नहीं सॉल्व होंगी हम नहीं ज्वाइन करेंगे। और वो आउटस्टैंडिंग इशूज क्या है, जैसे कि मार्केट एक्सेस, हम आगे देखेंगे भी कि हमें जो है मार्केट एक्सेस वाली चीज पे प्रॉब्लम है। जैसे कि आप नॉन टैरिफ बैरियर वगैरह, जैसे कि टैरिफ बैरियर्स होते हैं ना, उसी तरह उसके उल्टा ठीक होता है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स की, मतलब आप टैरिफ तो नहीं लगा रहे हैं लेकिन किसी दूसरे मेथड से आप बैरियर्स लगा रहे हैं। सो आगे हम इसको देखने वाले हैं कि क्या क्या भारत की चिंताएं हैं, तो उसी में ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए, भारत की कई सारी चिंताएं हैं। पहली चिंता तो ये है कि अगर हम ज्वाइन करते, मतलब अगर ज्वाइन करता है भारत, तब की चिंताएं हैं कि डंपिंग बहुत ज्यादा होने लगेगा, और इससे क्या होगा कि इंपोर्ट का बहुत ज्यादा सर्ज हो जाएगा भारत में। तो ये हमारे इन्वेस्टर्स के, हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए, जैसे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके लिए ठीक नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और डीमोनेटाइजेशन जो हुआ था, तो उसकी वजह से जो छोटे किसान हैं या छोटे व्यापारी हैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स अदर्स देश लगा देंगे। खासकर अगर मैं कोट करूं तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि चाइना ने बहुत ज्यादा मतलब अनफेयर मींस का यूज करता है और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाता है। ठीक है, और यही बात जो विजय गोखले साहब थे हमारे एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, तो उन्होंने भी कही थी। देखिए, एक और विवाद है रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर के, कि चूंकि भारत क्या चाहता है कि एक डिफरेंशियल टैरिफ चाहता है, हम उसको आगे देखेंगे। तो क्या करेगा चाइना, क्या करेगा ना कि अपनी प्रोड्यूस को पहले क्या करेगा, किसी दूसरे देश में, जैसे कि मान लीजिए कि वियतनाम में भेज दिया, और वियतनाम से फिर भारत में, और वियतनाम और भारत का टैक्स क्या होगा, कम होगा। तो ये रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर के भी भारत जो है वो कंसर्न्ड है। व्यापार घाटा यानी कि ट्रेड डेफिसिट, ये जो भारत को छोड़कर के 15 देश हैं, इन 15 में से 11 के साथ हमारी ट्रेड डेफिसिट है, और सन 2013 से लेकर के 2018 तक हमारी ट्रेड डेफिसिट डबल हो गई, यानी करीब $52 बिलियन से $105 बिलियन हो गई। ये नीति आयोग का डेटा, आप कह देंगे कि नीति आयोग का डेटा है। देखिए, जो सेवा बाजार है ना, सर्विस मार्केट, तो इसका एक्सेस काफी रिस्ट्रिक्टेड है,
और हमने बताया ही ये कैसे रिस्ट्रिक्ट करता है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स को लेकर के। देखिए, जो आरसीईपी कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि बेस ईयर 2013 हो, लेकिन भारत मांग कर रहा है कि 2014 हो, क्योंकि उस समय से हमने काफ़ी सुधार लाए हैं। घरेलू उद्योग को बहुत घाटा होगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स यहाँ आ जाएंगे, तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट अभी उतना अच्छा है नहीं, हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खास करके एमएसएमईज तो खत्म ही हो जाएंगी। और जो एग्जिस्टिंग यानी करंट जिनके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहे हैं, हमने देख ही लिया है। ठीक है, उसके बाद कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ भारत चाह रहा है। भारत नहीं चाह रहा है कि सारे देशों के साथ एक ही तरह का टैरिफ लगाया जाए। भारत चाह रहा है कि देखिए, चाइना के साथ ज़्यादा हम टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही मास प्रोडक्शन कर लेते हैं और उनका कम कॉस्ट में आता है, तो सेम टैरिफ रहेगा तो फिर घाटा होगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर नुकसान होगा भारत की इंडस्ट्री का, तो किससे होगा? चाइना से ही होगा। सबसे ज़्यादा जो कंसर्न दिखा था ना, वो एग्रीकल्चर, स्पाइसेस और डेयरी। जैसे डेयरी में वुमेन फार्मर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक पत्र लिखा था और उसमें कहा था कि आप आरसीईपी को न ज्वाइन करें, क्योंकि आपको पता है ना कि जो डेयरी सेक्टर को कहा जाता है कि एटीएम फॉर रूरल पीपल, गांव के लोगों के लिए ये एक एटीएम का काम करता है, और इससे न्यूट्रिशन, इनकम, ये सब होता है। ठीक है, और ऐसा अनुमान लगाया गया था कि 50 मिलियन लोग जॉबलेस हो जाएंगे अगर डेयरी सेक्टर को अगर आरसीईपी भारत ज्वाइन करता है तो। ठीक है, तो ये भारत के कुछ कंसर्न्स रहे हैं। इसके अलावा आप देख लेंगे कि भारत को क्यों आरसीईपी ज्वाइन करना चाहिए। तो पहला तो यही है कि भारत का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ये होगा। क्यों? क्योंकि सारी मार्केट का लिंकेज होगा, हमें एक बड़ा बाजार मिलेगा, कम टैक्स पे बाजार मिलेगा। ठीक है, उसके दूसरा है कि मल्टीपोलरिज्म इससे मजबूत होगी, क्योंकि देखिए, केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स थोड़े होते हैं। जब आप मिलते हैं, देशों के नेता मिलते हैं, तो उनके बीच एक कन्वर्जेंस होता है, उनकी पॉलिसीज के बीच। ग्लोबल वैल्यू चेन से भारत जुड़ पाएगा और इससे हम जो कहते हैं ना कि इफिशियंसी को हम वो गेन कर पाएंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया जो हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया था, तो इसको एक बूस्ट मिलेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा। और अरविंद पनगरिया जी ने तो कह भी चुके हैं कि दिक्कत क्या है, आप ज्वाइन कीजिए और सेफगार्ड ड्यूटी लगा दीजिए। अगर आपको लगता है इंपोर्ट सर्च हो रहा है तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दीजिए। ये तो मैकेनिज्म डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ही है ना, तो इसमें तो कोई घाटा है नहीं। तो ये इनका ओपिनियन था कि भारत को ज्वाइन करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द ऑफर्स फॉर इंडिया दैट आपने देखा था उन्होंने क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो कंट्रीज है उन्होंने कहा कि भारत को कि आप एक काम कीजिए, 2014 का जो टैरिफ है तो कुछ प्रोडक्ट्स पे आप इसको लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो 2013 पे अड़े हुए थे बट मान गए कि चलो 2014 पे, बट कुछ प्रोडक्ट्स पे। और सेफगार्ड ड्यूटी लगाना है तो वॉल्यूम बेस्ड। मतलब कुछ कुल मिला के बात ये है ना कि ये लोग फुल्ली एग्री नहीं हो रहे हैं, कुछ बातों पे एग्री हो रहे हैं, पार्शियली एग्री हो रहे हैं। नाउ हमारा अगला है कि व्हाई इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर आरसीईपी। भारत जो है वो आरसीईपी कंट्री क्यों चाहते हैं? क्योंकि भारत के पास एक बड़ा बाजार है। यहाँ पे जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है ना वो बहुत बड़ी है। देखिए, हमारे अमेरिका के साथ रिश्ते 1990 से सुधरे, क्योंकि और हमने 1, 2, 3 न्यूक्लियर डील वगैरह किया। क्यों कर पाए हम? क्योंकि हमारे पास एक मिडिल क्लास ह्यूज मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, और उसकी जो है वो मिडिल क्लास जो होता है ना वो हमेशा एस्पिरेशनल होता है, तो वो एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता है अमेरिका को। और कोविड-19 के टाइम पे भारत ने अपनी फार्मा सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में अपनी कैपेबिलिटी को दिखा दिया। कैसे आपने देखा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन हमने भेजा, उसके अलावा कैसे हमने कोविड का जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, तो आप इन सब चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। बहुत सारा है, उसको कोविड वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है कि आगे क्या करें, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। देखिए, पहला तो ये है कि भारत को इंडिया शुड ट्राई टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट पोटेंशियल, particularly the agriculture exports and manufacturing sector, especially the MSME sector। जैसे कि भारत का लक्ष्य है कि 2022 तक हम 60 बिलियन कर दें, और 30 बिलियन से 2018 में हमने ये पॉलिसी बनाई थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, और अभी हम करीब 40 बिलियन तक पहुंच भी गए हैं। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें खर्च करने की जरूरत है। हम अपने जीडीपी का सिर्फ 0.7% खर्च करते हैं, इसको बढ़ा करके 2% ऑफ जीडीपी करने की जरूरत है।
देखिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। जब हमारा 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स चलाए, प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, बट देयर आर स्टिल टू मेनी एरियाज जहां पे हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्पेशली द इंडस्ट्री सेक्टर। तो वहां से करें। देखिए, डेयरी सेक्टर में भारत को न्यूजीलैंड जैसे देशों से सीखना चाहिए, क्योंकि उनका जो है ना वो बहुत कम कॉस्ट पे वो लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो भारत को जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो रही है, इससे थोड़ा सा सीख लेना है। और भारत जो है ना अभी फार्मर्स की कंसर्न को लेकर के आरसीईपी नहीं ज्वाइन कर रहा है, बट व्हाट अबाउट द कंज्यूमर्स? कंज्यूमर्स को तो फायदा होता ना अगर आरसीईपी ज्वाइन करते तो इन दोनों को बैलेंस करना है, वैल्यू एडिशन करना है, खासकर एग्रीकल्चर में, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनको आप प्रमोट कीजिए। ठीक है, बहुत सारे चीजों को आप गिना सकते हैं। ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। आप लोग प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं और वहां से कुछ लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सिलेक्टेड ही होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट स्टिल यहां पे बहुत टाइम लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।